राहुल को जब अपने मित्र पंकज की बेटी रिया के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो एकाएक उसे अपनी बड़ी भाभी की याद आ गई। जिस तरह शहर में ठीक ठाक नौकरी करने वाले मित्र के दामाद ने रिया को छोड़ दिया था, उसी तरह कलेक्टर बनने के बाद राहुल के ताऊ के बेटे सूरज ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। अंतर सिर्फ इतना था कि सूरज ने विदाई के तुरंत बाद पत्नी को छोड़ा था, जबकि रिया को एक बच्चा होने के बाद छोड़ा गया था। पंकज के दामाद ने उनकी भोली भाली बेटी रिया को बहला फुसला कर उससे तलाक के कागजों पर दस्तखत भी करा लिए थे। रिया के साथ जो हुआ था वह दुखी करने और चिंता में डालने वाला था, लेकिन इसमें राहत देने वाली बात ये थी कि रिया की सासू माँ ने उसका पक्ष लेकर अदालत में बेटे के खिलाफ गुजारे भत्ते का मुकदमा दायर कर दिया था। अदालत में तारीख पर तारीख पड़ रही थी। हर तारीख पर उसका बेटा आता, लेकिन वो माँ से मुंह छिपाता फिरता। कोर्टरूम में वो अपने वकील के पीछे खड़ा होता था। लगातार तारीखें पढ़ते रहने से न्याय मिलने में देर हो रही थी। एक तारीख पर पुकार होने पर रिया की सासू माँ सीधे कानून के कटघरे में जाकर खड़ी हो गई। दोनों ओर के वकील कुछ कहते सुनते उसके पहले ही उसने कहा, हुजूर आदेश दें, मैं कुछ कहूँ, इस मामले में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अचानक घटी इस घटना से न्याय की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश ने कटघरे में खड़ी औरत को चश्मे से ऊपर से ताकते हुए पूछा, आप कौन? वकील की आड़ में मुंह छिपाए खड़े बेटे की ओर इशारा करके रिया की सासू माँ ने कहा, हुजूर मैं इस दुष्ट की माँ हूँ। ठीक है, समय आने पर आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, तब आपको जो कहना हो कहिएगा। जज ने कहा, हुजूर मुझे जो कहना है वह मैं आज ही कहूँगी। आपकी अदालत में ये क्या हो रहा है? बहू की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आप इसकी ओर देखिए, 1.5 साल हो गए इस गरीब बेसहारा औरत को आपकी ड्योढ़ी के धक्के खाते हुए। यह अपने मासूम बच्चे को लेकर आपकी ड्योढ़ी पर न्याय की आस लिए आती है और निराश होकर लौट जाती है। दूसरों की छोड़िए साहब, आप तो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपको भी इस निरीह औरत पर दया नहीं आती। न्याय देने वाले न्यायाधीश, अदालत में मौजूद कर्मचारी, वकील और वहां खड़े अन्य लोग अवाक रिया की सासू माँ का मुंह ताकते रह गए। लेकिन रिया की सासू माँ को जो कहना था उसने कह दिया था। उसने आगे कहा, हुजूर इस दुष्ट ने मेरे खून का अपमान किया है। इसके इस कृत्य से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हुजूर अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो गवार समझकर माफ कर दीजिएगा। मूर्ख औरत हूँ, पर इतना निवेदन जरूर करूँगी कि इस गरीब औरत पर दया कीजिए और जल्दी से इसे न्याय दे दीजिए, वरना कानून और न्याय से मेरा भरोसा उठ जाएगा। रिया की सासू माँ को गौर से ताकते हुए जज साहब ने कहा, आप तो इस लड़के की माँ हैं, फिर भी बेटे का पक्ष लेने के बजाय बहू का पक्ष ले रही हैं। आप क्या चाहती हैं? इसे गुजारे के लिए कितनी रकम देना उचित होगा? इस लड़की की उम्र मात्र 23 साल है। इसका बेटा ठीक से पढ़ लिख कर जब तक नौकरी करने लायक न हो जाए तब तक के लिए इसके खर्चे की व्यवस्था करा दीजिए। जज साहब कोई निर्णय लेते। लड़के के वकील ने एक बार फिर तारीख लेने की कोशिश की, पर जज ने उसी दिन सुनवाई पूरी कर फैसले की तारीख दे दी। कोर्ट का फैसला आता उसके पहले ही पंकज रिया की सासू माँ को समझा बुझाकर विदा कराने के लिए उसकी ससुराल जा पहुँचा। मदद के लिए वो अपने मित्र राहुल को भी साथ ले गया था कि शायद उसी के कहने से रिया की सासू माँ मान जाए। उनके घर पहुँचने पर रिया की सासू माँ ने उनका हालचाल पूछकर कहा, आप लोग किस लिए आए हैं? मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग रिया को ले जाने आए हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे समधी और समधिन को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। शायद इसीलिए बिटिया को ले जाने के लिए दोनों इतना परेशान हैं। ऐसी बात नहीं है समधिन जी, आपके उपकार के बोझ से मैं और ज्यादा नहीं दबना चाहता।
आपने जो भलमनसाहत दिखाई है वो एक मिसाल है। इसके लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। पंकज ने कहा। रिया की सासू माँ कुछ कहती उसके पहले ही राहुल ने कहा, दरअसल यह नहीं चाहते कि इनकी वजह से माम बेटे में दुश्मनी हो। इनकी बेटी ने तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अब उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। रिया इनकी इकलौती बेटी है। मैं सब समझती हूँ। मेरे पास जो जमीन है उसमें से आधी जमीन मैं रिया के नाम कर दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने उस नालायक आवारा बेटे को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। रिया अगर आप लोगों के साथ जाना चाहती है तो मैं मना भी नहीं करूंगी। इसके बाद उसने रिया की ओर मुंह करके कहा, बताओ रिया, तुम क्या चाहती हो? चाचा जी आप ही बताइए। माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली अपनी इन सासू माँ को छोड़कर मैं आप लोगों के साथ कैसे चल सकती हूँ? रिया ने कहा। रिया के इस जवाब से राहुल और पंकज असमंजस में पड़ गए। राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली सासू माँ को छोड़कर अपने साथ चलने के लिए कैसे कह सकता हूँ? तो फिर आप मेरी मम्मी को समझा दीजिएगा। आंसू पोंछते हुए रिया ने कहा, ऐसी बात है तो अब हम चलेंगे। जब कभी हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद कर लीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। कहकर राहुल उठने लगे तो रिया की सासू माँ ने कहा, हम आपको भूले ही कब थे जो याद करेंगे। कितने दिनों बाद तो आप मिले हैं, अब ऐसे ही कैसे चले जाएंगे? मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी कि आप मिले तो सामने बैठा कर खिलाऊं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। आज मौका मिला है तो उसे कैसे हाथ से जाने दूंगी? आप कह क्या रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हैरानी से राहुल ने कहा। भाई आप साहब बन गए, आंखों पर चश्मा लग गया, लेकिन चश्मे के पार चेहरा नहीं पढ़ पाए। जरा गौर से मेरी ओर देखो, कुछ पहचान में आ रहा है। राहुल के असमंजस को परख कर रिया की सासू माँ ने हंसते हुए कहा, आप तो ज्ञानू बनना चाहते थे। मुझसे अपने बड़े होने तक राह देखने को भी कहा था, लेकिन ऐसा भुलाया कि कभी याद ही नहीं आई। अचानक राहुल की आंखों के सामने 35 से 36 साल पहले की शारदा बड़ी भाभी का चेहरा नाचने लगा। उसके मुंह से एकदम से निकला, बड़ी भाभी आप? आखिर पहचान ही लिया अपनी बड़ी भाभी को। गहरे विस्मय से राहुल अपनी शारदा बड़ी भाभी को ताकता रहा। रिया का रक्षा कवच बनने की उनकी हिम्मत अब राहुल की समझ में आ गई थी। उनका मन उस नारी का चरणद्र लेने को हुआ। उनकी आंखें भर आईं। शारदा यानी रिया की सासू माँ ने कहा, देवर जी तुम कितने दिनों बाद मिले। तुम्हारा नाम तो सुनती रही, पर वो तुम ही हो यह विश्वास नहीं कर पाई। आज आंखों से देखा तो विश्वास हुआ। प्यासी आतुर नजरों से तुम्हारी राह देखती रही। तुम्हारे छोड़कर जाने के बरसों बाद ये घर मिला। जीवन में शायद पति का सुख नहीं लिखा था, इसलिए 3 बेटे पैदा होने के बाद 8वें साल वो हमें छोड़कर चले गए। बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी ब्याह किया, इस घर को घर बनाया, लेकिन छोटा बेटा दुष्ट निकला। शायद उसे पालते समय संस्कार देने में कमी रह गई। भगवान से यही विनती है कि मेरे ऊपर जो बीती वो किसी और पर न बीते। इसीलिए रिया को लेकर परेशान हूँ। राहुल उम्र के ढलान पर पहुँच चुकी शारदा को ताकता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। शारदा बड़ी भाभी के अतीत की पूरी कहानी उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। बचपन में राहुल की बड़ी लालसा थी कि उसकी भी एक बड़ी भाभी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसका ऐसा दुर्भाग्य था कि उसका अपना कोई सगा बड़ा भाई नहीं था। गांव और परिवार में तमाम भाभियां थीं, लेकिन वे सिर्फ कहने भर को थीं। संयोग से कानपुर में रहने वाले राहुल के ताऊ यानी बड़े पिताजी के बेटे सूरज प्रसाद की पत्नी को विदा कराने का संदेश आया। बाबा ही नहीं, ताई जी की भी मौत हो चुकी थी।
इसलिए अब वह जिम्मेदारी राहुल के पिताजी की थी। माँ बाप की मौत के बाद सूरज ने घर वालों से रिश्ता लगभग तोड़ सा लिया था। फिर भी राहुल के पिता को अपना फर्ज तो अदा करना ही था। सूरज प्रसाद राहुल के ताऊ का इकलौता बेटा था। उसकी शादी ने गांव में तब कर दी थी जब वह 10वीं में पढ़ता था। तब गांव में बच्चों की शादी लगभग इसी उम्र में हो जाती थी। उसकी शादी उसके पिता ने अपने ननिहाली गांव में तभी तय कर दी थी जब वह गर्भ में था। धर्मेंद्र के बाबा को अपनी नानी से बड़ा लगाव था, इसीलिए मौका मिलते ही वो नानी के यहाँ भाग जाते थे। ऐसे में ही उनकी दोस्ती वहाँ सूरज के ससुर से हो गई थी। अपनी इसी दोस्ती को बनाए रखने के लिए उन्होंने सूरज के ससुर से कहा था। उन्होंने जब ये बात कही थी उस समय दोनों लोगों की पत्नियां गर्भवती थीं। संयोग से बाबा के यहाँ सूरज पैदा हुआ तो दोस्त के यहाँ बेटी, जिसका नाम उन्होंने शारदा रखा था। राहुल के ताऊ ने वचन दे रखा था, इसलिए सूरज के लाख मना करने पर उन्होंने उसका विवाह शारदा से उस समय कर दिया जब वह 10वीं में पढ़ रहा था। उस समय सूरज की उम्र कम थी और उसकी पत्नी भी छोटी थी, इसलिए विदाई नहीं हुई थी। सूरज की शादी हुए सप्ताह भी नहीं बीता था कि उसके ससुर चल बसे थे। इसके बाद जब भी विदाई की बात चलती, सूरज पढ़ाई की बात करके मना कर देता। वह पढ़ने में काफी तेज था। उसका प्रशासनिक नौकरी में चयन हो गया और वह कलेक्टर बन गया। सूरज ट्रेनिंग कर रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। संयोग देखो, उन्हें मरे महीना भी नहीं बीता था कि सूरज की माँ भी चल बसी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक बहन बची थी, उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए अब उसकी सारी जिम्मेदारी राहुल के पिता पर आ गई थी। लेकिन माँ बाप की मौत के बाद सूरज ने घर परिवार से नाता लगभग खत्म सा कर लिया था। आने जाने की कौन कहे, कभी कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आती थी। उन दिनों शहरों में भी कम ही लोगों के यहाँ फोन होते थे। अपना फर्ज निभाने के लिए राहुल के पिता ने विदाई की तारीख तय करके बहन से सूरज को संदेश भिजवा दिया था। जब इस बात की जानकारी राहुल को हुई तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। विदाई से पहले सूरज की बहन को दुल्हन के स्वागत के लिए बुला लिया गया था। जिस दिन दुल्हन को आना था, सुबह से ही घर में तैयारियां चल रही थीं। राहुल के पिता सुबह 11 बजे वाली ट्रेन से दुल्हन को लेकर आने वाले थे। रेलवे स्टेशन राहुल के घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर था। उन दिनों बैलगाड़ी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होता था, इसलिए राहुल बहन के साथ 3 बैलगाड़ियां लेकर समय से स्टेशन पर पहुंच गया था। ट्रेन के आते आते सूरज सिर पर आ गया था। ट्रेन आई तो पहले राहुल के पिता सामान के साथ उतरे। उनके पीछे रेशमी साड़ी में लिपटी, पूरा मुंह ढापे मजबूत कदकाठी वाली सूरज की पत्नी यानी राहुल की बड़ी भाभी छम्म से उतरी। दुल्हन के उतरते ही बहन ने उसकी बांह थाम ली। दुल्हन के साथ जो सामान था, धर्मेंद्र के साथ आए लोगों ने उठा लिया। बैलगाड़ी स्टेशन के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी थी। एक बैलगाड़ी पर सामान रख दिया गया, दूसरी बैलगाड़ी पर दुल्हन को बैठाया गया। बैलगाड़ी पर धूप से बचने के लिए चादर तान दी गई थी। दुल्हन को बैलगाड़ी पर बैठाकर बहन ने राहुल की ओर इशारा करके कहा, यह आपका इकलौता देवर और मैं आपकी इकलौती नंद। मेहंदी लगे चूड़ियों से भरे गोरे गोरे हाथ ऊपर उठे और कोमल अंगुलियों ने घूंघट का किनारा थाम लिया। पट खुला तो राहुल का छोटा सा हृदय विचलित हो उठा, क्योंकि उसकी बड़ी भाभी सौंदर्य का भंडार थी। कजरारी आंखों वाला उसका चंदन के रंग जैसा गोलमटोल मुखड़ा असली सोने जैसा लग रहा था। उसने दशहरे के मेले में होने वाली रामलीला में उस तरह की औरतें देखी थीं। उसकी बड़ी भाभी तो उन औरतों से भी ज्यादा सुंदर थी। राहुल बड़ी भाभी का मुंह उत्सुकता से ताकता रहा। वह मन ही मन खुश था कि उसकी बड़ी भाभी गांव में सबसे सुंदर है। मजे की बात वह 10वीं तक पढ़ी थी।
बैलगाड़ी गांव की ओर चल पड़ी। गांव में राहुल की बड़ी भाभी पहली ऐसी औरत थी जो विदा होकर ससुराल आ गई थी, लेकिन उसका वर तेलफुलेल लगाए उसकी राह नहीं देख रहा था। इससे राहुल को एक बात याद आ गई। कुछ दिनों पहले मानिकलाल अपनी बहू को विदा करा कर लाया था। जिस दिन बहू को आना था उसी दिन उसका बेटा एक चिट्ठी छोड़कर न जाने कहां चला गया था। उसने चिट्ठी में लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये पता लगाने या तलाश करने की कोशिश मत करना कि मैं कहाँ हूँ। मैं सूरज की खोज में सन्यासियों के साथ जा रहा हूँ। अगर मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं डूब मरूंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद सवाल उठा कि अब बहू का क्या किया जाए। अगर विदा कराने से पहले ही उसने मन की बात बता दी होती तो ये दिन देखना न पड़ता। ससुराल आने पर उसके माथे पर जो कलंक लग गया है वो तो न लगता। सब सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी मानिकलाल के बड़े भाई के बेटे ज्ञानू यानी ज्ञान ने आकर कहा, दुल्हन से पूछो, अगर उसे ऐतराज नहीं हो तो मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ।